जय हिंद साथियों, वेलकम टू मॉक मास्टर चैनल, जहां पर हम रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हमारी क्लास यानी कि जनरल साइंस पर आधारित है। यहाँ से हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं यानी कि जनरल साइंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हीलियम गैस कैसा तत्व है? ऑप्शन ए अक्रिय, ऑप्शन बी क्रियाशील, ऑप्शन सी सक्रिय या ऑप्शन डी उदासीन। तो हीलियम गैस कैसा तत्व है? यहाँ पर क्या पूछा है? हीलियम गैस के बारे में। हीलियम गैस कैसा तत्व है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? यानी कि ऑप्शन ए, हीलियम गैस कैसा तत्व है? ये अक्रिय है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हीलियम गैस ये अक्रिय है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ जानकारी यानी कि हीलियम गैस के बारे में, जहाँ पर हीलियम गैस कैसा है? ये गैस, हीलियम गैस कैसा है? ये अक्रिय गैस है। उन गैसों को कहते हैं जो साधारण रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते तथा सदा मुक्त अवस्था में रहते हैं। यानी कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते तथा सदा मुक्त अवस्था में रहती है। अक्रिय गैसों की संख्या ये 6 है। कितने हैं? 6 है। यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडियन। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि हीलियम गैस के बारे में, ये अक्रिय गैसों को कहते हैं और इनके 6 है यानी कि 6 गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। और इन्हें हम नोबल गैस भी कहा जाता है। इनका यूज़ कहाँ पर होता है? यानी कि हीलियम गैस का यूज़ कहाँ होता है? ये गुब्बारों और हवाई जहाज को भरने के लिए होता है तथा धातु चाप और लेज़र वेल्डिंग में निष्क्रिय परीक्षण में के रूप में किया जाता है तथा चिकित्सा में प्रक्रियाओं में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 हमारा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? तो जल में यानी कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 2.1 या ऑप्शन बी 2:3 या ऑप्शन सी 3:1 या ऑप्शन डी 2:2। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो यानी कि क्वेश्चन 2 जहाँ पर क्या पूछ रहा है? जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि जल। तो जल का क्या है सूत्र? H2O। तो यहाँ पर क्या पूछा है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हाइड्रोजन के 2 अणु यानी ऑक्सीजन का 1 अणु। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो या क्वेश्चन 3 हमारा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 12। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन 3, तो कितने आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए ये 7 होते हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे यानी कि आवर्त सारणी में कुछ। आवर्त सारणी की खोज यानी कि किसने की थी? रसायन शास्त्री मेंडेलीफ ने की थी। रसायन शास्त्रज्ञ मेंडेलीफ ने की थी तथा उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण और उनके भार के अनुसार किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले को माना जाता है तथा उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु संख्या के आधार पर किया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, सिलिका क्या है? क्वेश्चन 4, सिलिका क्या है? क्या हो सकता है? ऑप्शन ए धातु या ऑप्शन बी अधातु या ऑप्शन सी उपधातु या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सिलिका क्या है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि सिलिका ये उपधातु है। सिलिका क्या है? ये उपधातु है। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। सिलिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वे तत्व यानी कि उपधातु, वे धातु
जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु किनको कहते हैं? धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। तथा अपधातु के उदाहरण कौन से हैं? एक सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी उपधातु के उदाहरण हैं। यानी कि सिलिकॉन भी है, बोरान, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हमारा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त हो सकती है? ऑप्शन ए दिष्ट धारा, या ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, या ऑप्शन सी दोनों धाराएं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त हो सकती है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए, ये दिष्ट धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, यानी कि डायनेमो। नोट, डायनेमो से दिष्ट धारा यानी कि डीसी प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर होता है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी धारा में बदल देता है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि डायनेमो से दिष्ट धारा डीसी प्राप्त होती है क्योंकि इसमें कम्यूटेटर जो होता है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में बदल देता है। जो डायनेमो का शोध किसने किया था? माइकल फैराडे। उन्होंने ये नियम बताया था कि डायनेमो में घूर्णन करती है हुई तारों, कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यात्री घूर्णन की ऊर्जा का फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका ये नियम है, माइकल फैराडे का नियम, उन्होंने ही डायनेमो का शोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन 6 हमारा, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, या ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन सी अवतल दर्पण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ये सी है, अवतल दर्पण यूज किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ जानकारी, यानी कि अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के बारे में। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर का उपयोग किया जाता है, तथा क्योंकि ये प्रतिबिंब को बड़ा और सीधा बनाता है। कैसा बनाता है ये प्रतिबिंब को बड़ा और सीधा बनाता है, जिसमें दाढ़ी और आसानी से बन जाती है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख उसके फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया जाए तो उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? दर्पण के पीछे बनता है बड़ा प्रतिबिंब। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो कैसे बना रहता है प्रकृति में, नेचर में ऑक्सीजन का संतुलन? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया द्वारा, या ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, या ऑप्शन सी अपघटन द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलन बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ हो सकते हैं? ऑप्शन ए 2, या ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 6। तो कितने कोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन हमारा ये बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये 4 होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मानव हृदय में ये 4 कोष्ठ होते हैं। इसके बारे में, यानी कि मानव हृदय के बारे में, ये 4 कोष्ठ होते हैं। 2 ऊपरी कक्ष दाया और बाया अलिंद, और 2 निचले कक्ष यानी कि दाया और बाया नीलयी। तो इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, यानी कि दाया अलिंद, यह हृदय का ऊपरी दाया कक्ष है, यानी कि राइट अट्रियम, जो ऑक्सीजन गरीब रक्त को प्राप्त करता है। और दाया नीलयी यानी कि राइट वेंट्रिकल,
यह हृदय का निचला दाया कक्ष है, यह हृदय का निचला दाया कक्ष है जो ऑक्सीजन गरीब रक्तों को फेफड़े में पंप करता है। और बाया लेफ्ट एट्रियम यानी कि यह हृदय का ऊपरी बाया कक्ष है जो ऑक्सीजन युक्त रक्तों को प्राप्त करता है। और बाया नीला यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, यह हृदय का निचले बाया कक्ष है जो ऑक्सीजन युक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आप ध्यान से पढ़िए। तो इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार से होता है, किस विधि से होता है? ऑप्शन ए विखंडन विधि, या ऑप्शन बी मुकुलन विधि, या ऑप्शन सी लैंगिक जनन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार से विधि से होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ये मुकुलन विधि से होता है। ये बडिंग, मुकुलन विधि को क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार से होता है, किस विधि से होता है? ये मुकुलन विधि से होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बडिंग के बारे में, मुकुलन विधि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाइड्रा में प्रजनन मुख्य रूप से मुकुलन यानी बडिंग नामक अलैंगिक विधि से होता है। ये अलैंगिक विधि से होता है जिसमें हाइड्रा के शरीर पर एक उभार बनता है जो धीरे धीरे विकसित होकर एक नए हाइड्रा में बदल जाता है। मुकुलन यानी बडिंग को हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रा के शरीर पर एक कलिका यानी कि बड या उभार बनता है जो बार बार कोशिका विभाजन के कारण होता है, इसे हम बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, निम्न में से कौन सी धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु है जो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, या ऑप्शन बी मैग्नीशियम, या ऑप्शन सी सोडियम, या ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ये सी है, सोडियम। तो कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये सोडियम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सोडियम धातु जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम चांदी सफ़ेद रंग की धातु है। ये कैसी है? सफ़ेद रंग की धातु है, श्वेत, जिसमें आघातवर्धनीय और तन्य गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं? आघातवर्धनीय और तन्य गुण होते हैं। यह एक धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम और दूसरी भी धातु है जिसे हम आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एक सोडियम है और दूसरी पोटेशियम। जैसी क्षार धातुएं, अल्कली मेटल्स इतनी नरम होती है कि उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हीरा किस तत्व का उपरूप है? तो किस तत्व का उपरूप है हीरा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, या ऑप्शन बी ऑक्सीजन, या ऑप्शन सी कार्बन, या ऑप्शन डी हीलियम। तो किस तत्व का अपरूप है हीरा? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ये सी है, कार्बन। हीरा किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हीरे के बारे में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। हीरा कार्बन तत्व का एक अपरूप है जिसमें कार्बन परमाणु एक विशिष्ट प्रकार के क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। किस संरचना में व्यवस्थित होते हैं? ये क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। हीरे के गुण ये कैसे होता है? हीरा एक कठोर और मजबूत पदार्थ है। ये कैसा है? कठोर है और मजबूत पदार्थ है जो पारदर्शी से अपारदर्शी हो सकता है, जिसे मतलब वो पारदर्शी भी हो सकता है एंड अपारदर्शी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो कौन सा हार्मोन सहायक है मनुष्य में चीनी के पाचन में? ऑप्शन ए थायराइड, या ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, या ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन है जो मनुष्य में चीनी के पाचन में सहायक होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी
इंसुलिन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मनुष्य में चीनी के पाचन में इंसुलिन हार्मोन सहायक होता है। तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे मनुष्य में चीनी ग्लूकोज के पाचन और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक है। तो कौन सा हार्मोन सहायक हो सकता है? जहाँ पर मनुष्य में चीनी ग्लूकोज के पाचन और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक है, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है? ये अग्नाशय द्वारा, पैनक्रिस यानी कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की भूमिका में के बारे में अधिक जानकारी, मतलब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, रक्त शर्करा स्तर को ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। शुगर को ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि पर स्रावित होता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ये जानकारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? ऑप्शन ए 44, या ऑप्शन बी 48, या ऑप्शन सी 46, या ऑप्शन डी 56। तो कितने हो सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ये 46, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनुष्य में कोशिका में गुणसूत्र की संख्या ये 46 होती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नोट, मनुष्य में सामान्य कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 कितने जोड़ में व्यवस्थित होते हैं? ये 23 जोड़ में व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र ये डीएनए और प्रोटीन से बने धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। कि ये गुणसूत्र किससे बने होते हैं? ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, जो आनुवंशिक जानकारी को ले जाते हैं। लिंग गुणसूत्र 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। किस जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है? यानी कि 23वें जोड़े को, जो महिलाओं में XX, महिलाओं में कैसा होता है? ये XX होता है, और पुरुषों में ये XY होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि महिलाओं में ये XX गुणसूत्र होते हैं 23वीं जोड़ी, और पुरुषों में Y जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या हो सकते हैं? मतलब कहाँ तक देखा जा सकता है स्पष्ट दूरी को? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, या ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? न्यूनतम दूरी मतलब लगभग सबसे कम दूरी। तो स्पष्ट दूरी की सबसे लगभग कम दूरी कौन सी हो सकते हैं? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ये बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? ये 25 सेंटीमीटर होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्पष्ट दूरी। तो इस पर क्या कहते हैं? आमतौर पर स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये 25 सेंटीमीटर होती है। इसे निकट बिंदु की दूरी भी कहा जाता है, और इसे डी, यानी कि किससे दर्शाया जाता है? ये डी से दर्शाया जाता है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी आंख से पास के बिंदु की दूरी होती है। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी आंख से निकट बिंदु की दूरी पर होती है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 16, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, या ऑप्शन बी प्रोपेन, या ऑप्शन सी मीथेन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मीथेन है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? ये मीथेन है, यानी कि CH4 इज द राइट आंसर। मीथेन बायोगैस का प्रमुख घटक ये मीथेन है। मीथेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। तो प्रमुख घटक कौन सा है बायोगैस का? CH4 यानी कि मीथेन है। बायोगैस में मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 भी होता है। बायोगैस में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, नाइट्रोजन N2, जल वाष्प यानी कि H2O, ऑक्सीजन O2 और अमोनिया अमोनिया यानी कि NH3 जैसे गैसों को भी होती है, जैसे गैसें भी प्रेजेंट होती हैं। बायोगैस कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है। बायोगैस कैसे बनती है? ये कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के टूटने से बनती है। ये कैसी बनती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के टूटने से बनती है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि मीथेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए 1, या ऑप्शन बी 2, या ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। तो कितने नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के? तो यहाँ पर हमारा इज द राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन यानी कि बी, ये प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ये 2 नियम हैं। तो कौन से नियम 2 है? तो चलिए पढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कौन सा है? आपतित किरण इंसिडेंट रे, अभिलंब नॉर्मल, अभिलंब को क्या कहते हैं? नॉर्मल, और अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही तल में आते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम कौन सा है? यानी कि इफ आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, अभिलंब एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीन ही एक ही तल में होते हैं। अभिलंब दो माध्यमों के बीच की सतह पर आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा है। और दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम को हम क्या कहते हैं? ये स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये दिया था आपतन कोण की जा या और अपवर्तन कोण की जा यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इसके बारे में यानी कि अपवर्तन के दो नियम, पहला नियम एंड दूसरा नियम कौन सा है? स्नेल का नियम। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे। तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड करिए और इनको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ से निम्नलिखित में से ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ यानी कौन सा तत्व जो लेंस बनाने के लिए उपयुक्त मतलब पर्याप्त नहीं है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए? ऑप्शन ए जल, या ऑप्शन बी कांच, या ऑप्शन सी प्लास्टिक, या ऑप्शन डी मिट्टी। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिट्टी का यूज़ नहीं किया जा सकता है जहाँ पर लेंस बनाने के लिए। तो ऑप्शन हमारा इज द राइट डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। लेंस बनाने के लिए मिट्टी जैसे अपारदर्शी पदार्थों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश को पारदर्शी माध्यम से ही गुजरना चाहिए, जो मिट्टी में नहीं होता है पारदर्शी माध्यम। तो यहाँ पर हमारा मिट्टी इज द राइट आंसर। और लेंस बनाने के लिए पारदर्शी सामग्री जैसे कांच, तो लेंस बनाने के लिए पारदर्शी सामग्री कौन सी यूज़ किया जा सकता है? जैसे कांच है, प्लास्टिक है और अन्य पारदर्शी पदार्थों को उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा ये मिट्टी था, तो ऑप्शन हमारा मिट्टी डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर मिट्टी क्यों नहीं? तो मिट्टी क्यों नहीं? क्योंकि वो पारदर्शी माध्यम नहीं है। तो मिट्टी अपारदर्शी होती है। मिट्टी कैसी होती है? अपारदर्शी होती है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश उसके माध्यम से नहीं गुजरता, मिट्टी के माध्यम से नहीं गुजरता, इसलिए मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस को कर देता है। तो कैसा कर देता है अम्ल नीले लिटमस को? ऑप्शन ए लाल कर सकता है, या ऑप्शन बी नीला, या ऑप्शन सी हरा, या ऑप्शन डी पीला। तो अम्ल नीले लिटमस को कैसा करता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए लाल करता है। अम्ल कैसे करता है? नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब अम्ल के बारे में, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि अम्ल जो नीले लिटमस हो वो उसको लाल कर देता है। और अम्ल नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है। क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस को पत्र को नीला कर देता है।
तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, मतलब अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और न्यूट्रल मतलब उदासीन वे पदार्थ जो न अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय, उसे हम उदासीन कहलाते हैं। सूचक इंडिकेटर ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय और क्षारीय उदासीन विलय से भिन्न रंग दर्शाते हैं, उसे हम सूचक कहलाते हैं यानी कि इंडिकेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 20, ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए जनित्र, या ऑप्शन बी एमीटर, या ऑप्शन सी मोटर, या ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए जनित्र। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर, जनित्र को कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ से इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जनित्र जनरेटर के बारे में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनरेटर कहते हैं। जनरेटर यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का पता लगाने और संकेत करने के लिए उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का कौन सा यूज होता है? उसका विद्युत धारा का पता लगाने के और संकेत करने के लिए उपयोग किया जाता है। और एमीटर का परिपथ में धारा मापने के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास समाप्त होती है।